और आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है, यानी कि गति के नियम। पिछले लेक्चर हमने गति के बारे में पढ़ा था और आज हम उसके नियम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि फोर्स क्या होता है, यानी कि आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी कि बल एवं गति के नियम, ठीक है। वॉइस प्रॉपर है, एक बार कंफर्म करेंगे। और आज हम 1700 रुपये में घर जाना है सर। कितने पराठे दबा के आए बेटा, वो मैं लास्ट में बताएंगे कितने पराठे दबा के आए। पहले टॉपिक पे फोकस करो, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे हमने कल के लेक्चर में पढ़ा कि मोशन क्या होता है, ठीक है। और मोशन के रिस्पेक्ट में हमने डिस्टेंस को समझा, हमने डिस्प्लेसमेंट को समझा, हमने स्पीड को समझा, हमने वेलोसिटी को समझा, हमने एक्सेलरेशन को समझा। तो ये सारी चीज़ें हमने कल के लेक्चर में समझी। अब आज के लेक्चर हम ये स्टार्ट करेंगे मोशन होती क्यों है, मतलब ठीक है, वाई द मोशन अकर्स और व्हाट कॉजेज द मोशन। तो मोशन इज कॉज ड्यू टू फोर्स। मोशन जो है गति, वो बल की वजह से ओरिजिनेट होती है, यानी कि जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक मोशन नहीं होगी, राइट। जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक कोई मोशन नहीं होगी। मेरे सामने बड़ी सी टेबल रखी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन इसमें तो मोशन हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहीं पे बात आती है आपकी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। किसकी? बैलेंस्ड कहाँ गए भैया, चलो यहीं पे आपको बताता हूँ, क्योंकि यहीं पे बात आती है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होता है? बैलेंस्ड फोर्स है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मान लेते हैं कि कितना भी 10 न्यूटन, जितना भी आप मान लो, और यहाँ से भी मैं सेम फोर्स लगा रहा हूँ, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये क्या करेगा? मूव नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है। क्यों मूव नहीं करेगा? बिकॉज दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। बिकॉज जो एफ नेट आएगा, नेट फोर्स आएगा इसमें, वो ज़ीरो निकल के आएगा। क्यों? नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स होता है जो जितने भी सारे फोर्सेस उसमें लग रहे हैं आप उनको सम अप कर देंगे, ठीक है, तो वो नेट फोर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डायरेक्शन मानूँ, तो अगर इसमें प्लस का 5 न्यूटन होगा तो ये माइनस का 5 न्यूटन होगा। सिंपल सी बात है। तो क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे जो काइंड ऑफ मूवमेंट होगा वो या फिर मोशन होगा वो ज़ीरो होगा। मोशन होगा ही नहीं, क्योंकि नेट फोर्स यहाँ पे ज़ीरो है। ये फोर्स बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। वहीं पे जब हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस की बात करते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ से लग रहा है 5 न्यूटन, तो यहाँ से लग रहा हो सकता है 10 न्यूटन, मैंने लगा दिया। तो इस बार क्या करेगा? ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। कारण ये है कि इस बार जो नेट फोर्स है वो 5 न्यूटन आ रहा है लेफ्ट साइड की ओर, इस वजह से, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हैं कि मोशन क्यों होती है? फोर्स की वजह से। लेकिन क्या सिर्फ फोर्स की वजह से होती है? नहीं, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से होती है। अब यहाँ पे मेरा मोशन से मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ चल रहा है वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई बॉडी, यहाँ पे तो हमने रेस्ट में लिया था। रेस्ट का मतलब है जब कोई चीज़ रुकी हुई होती है, तो उसको चलाने के लिए हमें अनबैलेंस्ड फोर्स की नीड है। सेम गोज हेयर ऑल्सो, अगर कोई चीज़ चल रही है, यानी कोई चीज़ अगर मोशन में है, उसको भी हमें स्टेट ऑफ रेस्ट में लाने के लिए, यानी कि उसको रोकने के लिए अगेन एक अनबैलेंस्ड फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिर्फ फोर्स से नहीं काम चलेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स से काम चलेगा, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी चीज़ कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड क्या है। अभी ये जो मेरे सामने टेबल है, ये क्यों नहीं मूव कर रही है? मैं तो यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, ऑपोजिट साइड से तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तो फिर भी क्यों मूव नहीं कर रही है? तो वो भी हम आगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले फोर्स क्या क्या कर सकता है वो हम समझते हैं। तो दो चीज़ तो हमने जानी कि फोर्स जो है बॉडी को मोशन में ला सकता है, नहीं चला सकता है, या फिर बॉडी को रोक सकता है। कोई जो चलती हुई चीज़ है उसको रोकने की भी क्षमता रखता है। लेकिन कई बार होता है अनबैलेंस जो फोर्स होता है वो हो सकता है मोशन ना करे, तो फिर क्या करे? या फिर जो बैलेंस्ड फोर्स है मोशन नहीं कर रहा है, तो फिर क्या कर रहा है? तो वो हो सकता है बॉडी के शेप या साइज को चेंज कर रहा हो, है ना। जैसे कि बॉल है ना, ये बॉल है। बॉल को अगर मैं, जैसे वो नहीं होती, वो कौन सी बॉल होती है, स्माइली बॉल बोलते हैं उसको, है ना। आप उसको प्रेस करते हो तो उसका शेप चेंज होता है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने देखा था, है ना, जो सरदार खान है
है ना, किसी के गाल पकड़ के बोलते हैं कि शादी की उम्र हो गई है ना, तो क्या होता है उससे, दोनों साइड से प्रेस करते हैं तो वो शेप चेंज हो जाता है गालों का, है ना। तो ये होता है चेंज दी शेप और साइज़। फोर्स क्या कर सकता है, या तो बॉडी को मोशन में ला सकता है, या फिर मोशन जिस बॉडी में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है, या फिर उसका शेप और साइज़ चेंज कर सकता है, या फिर डायरेक्शन बॉडी का चेंज कर सकता है, और बाकी वही स्पीड अप कर सकता है या फिर स्पीड डाउन कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो चीज़ रुकी हुई थी, ठीक है, यहाँ पे तो चीज़ रुकी हुई थी, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे तो चीज़ रुकी हुई थी इस केस में, ठीक है, तो बिल्कुल रुकी हुई थी, इसको हमने मोशन में लाया अनबैलेंस्ड फोर्स करके। कोई चीज़ मोशन में चल रही थी उसको मैं रोक दिया, या फिर हो सकता है कि कोई चीज़ चल रही है उसको मैं और स्पीड अप कर दूं, या फिर कोई चीज़ को मैं और स्लो डाउन कर दूं। तो ये सारे काम जो है फोर्स कर सकता है। ऑलराइट, आई होप इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी आपको कि फोर्स क्या क्या चीज़ें कर सकता है। ऑलराइट, ऑफ बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। तो बैलेंस्ड फोर्स होता है जहाँ पे जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो निकल के आता है और एक्सेलरेशन कुछ नहीं होगा आपका। और अनबैलेंस्ड फोर्स वो होता है जहाँ पर कुछ ना कुछ नेट फोर्स निकल के आता है और जिसकी वजह से बॉडी का जो स्टेट है वो आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है इतनी चीज़। एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन होती है। तो कल हमने पढ़ा था एसआई यूनिट किस किस की, स्पीड का पढ़ा था हमने, वेलोसिटी का पढ़ा था हमने, एक्सीलरेशन का पढ़ा था एसआई यूनिट यानी कि त्वरण का। तो स्पीड और वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। वहीं एक्सीलरेशन की अगर एसआई यूनिट की बात करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्लियर है इतनी चीज़ कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। अब ये न्यूटन क्या है, तो न्यूटन एक्चुअल में साइंटिस्ट का नाम है। फोर्स की एसआई यूनिट तो होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको कि हम न्यूटन लिख देते हैं। ये साइंटिस्ट के नाम पे न्यूटन, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ में काफ़ी काम किया था, तो इसलिए उनको ऑनर करने के लिए जो फोर्स की एसआई यूनिट है उसको हम न्यूटन बोल देते हैं। अब ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ से निकल के आया, ये अभी आप जब हम न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन समझेंगे तो वहाँ से आप जान जाएंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। नाउ टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, तो डिफरेंट टाइप्स के फोर्स हो सकते हैं अब, लेकिन मतलब जैसे कि कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, ये डिपेंड करता है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ये है कि जो दो बॉडीज़ के बीच में जो, या फिर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो वो दोनों कॉन्टैक्ट में है या नहीं है। तो जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आते हैं। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स में क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स तो आई होप आप जानते होंगे, जैसे आप सड़क में चलते हैं, ठीक है, या फिर आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, रोड पे, तो अब ऐसा तो है नहीं कि पैडल मार के आप रुक जाएंगे, आपकी साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, वो एक पॉइंट पे आके रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टायर और रोड के बीच में एक ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स या फिर घर्षण बल के नाम से जानते हैं, है ना। बात सही है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगी तो चलना मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लो कि कोई फ्रिक्शन, ज़ीरो फ्रिक्शन हो जाए तो हम चल तक नहीं सकते। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब टाइल्स वगैरह होते हैं बहुत स्मूथ होते हैं तो उसमें चलने में बहुत दिक्कत आती है और दौड़ने में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो गया तो भी दिक्कत होगी, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स होता है। ऑपोजिट किसके? जो बॉडी मूव कर रही है, जैसे ये जो लड़की है इसमें बैठी हुई है और ये यहाँ को मूव कर रहा है, तो इसके और रोड जो जिसमें ये चल रही है उसके सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स भी ध्यान रखिएगा 3 तरह के होते हैं। स्टैटिक होता है, एक स्लाइडिंग होता है और एक रोलिंग होता है। अब ये क्या होता है, तो अब मुझे आप बताओ, ठीक है, आप कमेंट करके सभी लोग बताना। यहाँ पर मैं केस लिखता हूँ, ये केस 1 है, ये केस नंबर 2 है, ये केस नंबर 3 है, ठीक है। सभी लोग बताएंगे कि वेट सेम है, मान लेते हैं 5 किलो का ये भी है, 5 किलो का ये भी है, 5 किलो का ये भी है, ठीक है। किस केस में मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, मतलब ऑर्डर में बताओ, ज़्यादा से कम के ऑर्डर में बताओ कि सबसे ज़्यादा फोर्स किस में लगाना पड़ेगा मूव करने के लिए, ठीक है, सबसे कम किस में लगेगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये रुका हुआ ठहरा हुआ है, जो ब्लॉक रखा हुआ है ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, ये मूविंग पोजीशन पे, ये चल रहा है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करेंगे,
ठीक है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसको ठीक है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये थोड़ा रोलर शेप का है ना, और इसको भी मुझे मूव करना है। तो अगर इनको मुझे सेम वेलोसिटी देनी है, सेम स्पीड देनी है अगर मैं बोलूँ, तो किस में मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और किस में सबसे कम लगाना पड़ेगा? आंसर बताइए जल्दी से, 1 2 3 में। 1 2 3 आ रहा है आंसर, ओके। हाँ यस, अब देखिए ये बिल्कुल रुका हुआ है तो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ये क्योंकि मूव कर रहा है तो इसको हम स्लाइडिंग या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोल देते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब अगर कोई चीज़ चल रही है, मोशन में है, तो उसको चलाते रहने में हमें उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। जैसे कि इसको अगर मुझे अब स्टेट ऑफ रेस्ट में है, बिल्कुल ये रुका हुआ है, अब अगर इसमें मुझे चलाना है तो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर ये पहले से ही चल रहा है तो मुझे कम फोर्स लगानी पड़ेगी। आप ऐसे समझ लो कि अगर भाई आप अभी मान लो आप बिज़नेस शुरू करते हो, कोई आपके घर में किसी ने कुछ बिज़नेस वगैरह नहीं किया तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्क़त। लेकिन आप पूरा बिज़नेस जो सेटअप करके जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मुकेश अंबानी के जो बेटे बेटी हैं उनको थोड़ी ना ज़्यादा उतना वर्क करना पड़ेगा जितना कि मुकेश अंबानी को करना पड़ा है, फिर जितना धीरू भाई अंबानी को करना पड़ा है कि नहीं। तो वैसे ही टाइप की आप समझ सकते हो कि पहले से ही चल रहा है तो इसको और उतना ही चलाते रहने में ज़्यादा फोर्स नहीं लगने वाला। और रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, ये तुरंत मूव कर जाएगा। ठीक है, अब उसके पीछे हम डीप उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, इंटरलॉकिंग हो रखी होती है, काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट और सरफेस जो होता है उसके बीच में काइंड ऑफ इंटरलॉकिंग है, तो उसको हटाने के लिए इंटरलॉकिंग को आपको ज़्यादा फोर्स लगाना है। अब यहाँ क्या ये मूव कर रहा है पहले से ही, ठीक है, तो इंटरलॉकिंग बनने का समय उसमें मिल नहीं पाता है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कोई इंटरलॉकिंग पॉसिबल ही नहीं हो पाती, बिकॉज यहाँ पर जो सरफेस जो कॉन्टैक्ट है, इसका कॉन्टैक्ट इस सरफेस के जो कॉन्टैक्ट है वो बहुत ही मिनिमल है। ठीक है, तो इस वजह से रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, स्लाइडिंग ज़्यादा, और जब कोई मोशन नहीं यानी स्टैटिक फ्रिक्शन वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज यानी कि जब दो चीज़ें आपके कॉन्टैक्ट में नहीं होंगी, जब दो फोर्स लग रहा होगा तो उसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। जैसे कि ये हमारा मैग्नेट है, यहाँ पर मान लेते हैं कि कुछ ये आयरन की कुछ है ये फिल्म, ठीक है, आयरन की है, तो ये तुरंत आकर उसमें चिपक जाएंगे। तो ये जो फोर्स लगाया गया मैग्नेट के द्वारा ये नॉन कॉन्टैक्ट था, बिकॉज दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं थे। इसी तरह जब ये सेब नीचे गिरा है ना न्यूटन के सिर पे, तो एक्चुअल में सेब और उस ज़मीन के बीच में, यानी कि जो हमारी अर्थ है जिसने कि ग्रेविटेशनल पुल दिया, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया इस एप्पल पे, तो कोई कॉन्टैक्ट तो नहीं था। सेम गोज़ यहाँ पर है ना, आपने वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला ये एग्जाम्पल आपने किस ने किया, जैसे बलून है तो बलून को अगर आप रगड़ते हो अपने सिर पे, ठीक है, और अगर छोटे छोटे आप पेपर के पीसेस डाल रखे होते हो तो वो तुरंत आके स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाता है, तो उस वजह से यहाँ पर जो है ये तुरंत आकर चिपक जाते हैं। तो दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट तो नहीं था जब उसने फोर्स लगाया, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब इसी तरह से होते हैं हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। हिंदी में इनको बोलते हैं संरक्षी बल और इनको बोलते हैं गैर संरक्षी बल। अब ये क्या होते हैं संरक्षी और गैर संरक्षी, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये संरक्षी वो होता है जहां पर वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, यानी कि ये फोर्सेस के द्वारा किया जो गया जो कार्य है वो पाथ पे यानी रास्ते पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो फिर किस पे डिपेंडेंट होता है? डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो पाथ पे डिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे अभी वर्क डन तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, वर्क डन अभी हमने नहीं पढ़ा है, कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको ये पता है, अगर आपने फिज़िक्स थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई मान लेते हैं डब्बा है, ठीक है, फिर कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, तो इस ऑब्जेक्ट को मान लो कि अगर मैंने रेज़ किया टू अ सर्टेन हाइट, यहाँ पर मैंने लाके इसको खड़ा कर दिया 5 मीटर की हाइट पे, तो आपको ये पता है कि इसमें जो मैंने काम किया होगा वो mgh होगा। सिंपल सी बात है ना, किया होगा mgh। अब अगर मान लो कि मैं इसको फिर से यहीं नीचे ला के रख दूँ, यहीं पे फिर से, तो जो अब वर्क डन होगा ना वो ज़ीरो होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्क डन जो है यहाँ पे आपके पाथ पे डिपेंडेंट नहीं कि क्या पाथ फॉलो किया, कहाँ से आप घुमा फिरा के, चाहे जहाँ से आप उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ला के उसको खड़ा कर दोगे, तो यहाँ पर तो कोई हाइट उसकी अचीव ही नहीं हुई,
यानी कि पाथ आपने क्या फॉलो किया हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है उससे फ़र्क पड़ता है। आप घुमा के इधर उधर इधर उधर से इधर से फिर यहाँ पे ला के खड़ा करिए 5 मीटर पे, तो मैं हाइट को 5 मीटर रखूँगा, मास मान लेते हैं इसका 5 किलो है, ग्रेविटी 10, तो आपका हो जाएगा 125 जूल, सॉरी 125 बोल रहा हूँ, 250 जूल। ठीक है, 250, चाहे मैं जहाँ से सीधा ला के यहाँ खड़ा कर दूँ या चाहे बहुत घुमा के लाऊँ, वो आपका mgh है। समझ रहे हैं? तो इसमें क्या पाथ पे डिपेंड हो रहा है वर्क? नहीं डिपेंड हो रहा है। ये किस पे डिपेंड हो रहा है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड हो रहा है। तो ऐसे वाले फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स होता है, इसी तरह स्प्रिंग फोर्स होता है। ठीक है, वर्क डन इज जीरो इन केस ऑफ क्लोज्ड पाथ। ये पूरी लंबी चौड़ी डेरिवेशन होती है जो क्लास 11th में ये पढ़नी होती है, लेकिन आप सिंपल इतना याद कर लो कि वर्क डन जो होता है क्लोज्ड पाथ पे वो ज़ीरो होता है बस। वर्क डन बाय इट इज़ कम्प्लीटली रिकवरेबल। ठीक है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले ये समझिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को। तो वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन पाथ टेकन। फ्रिक्शन फोर्स है, ड्रैग फोर्स है। अब फ्रिक्शन फोर्स जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करूँ, मतलब इसको मैं यहाँ से घसीट के ले जाऊँ, तो कुछ ना कुछ फोर्स फ्रिक्शन लगाएगा। फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया कुछ कार्य होगा, कुछ हीट जनरेट होगी जब रब होंगी दोनों सरफेस। तो यहाँ मैं लाया, अब तुमको लगता है कि अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ ले जाऊँ, फिर यहाँ से यहाँ ले जाऊँ, फिर यहाँ से यहाँ ले जाऊँ, मैं यहीं ले आया घुमा फिरा के, तो किया गया कार्य क्या पाथ डिपेंडेंट है? बिल्कुल डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि तुमको नहीं लगता इतनी बार जब मैं इसको रगड़ूंगा तो इस बार जो वर्क डन होगा, जो हीट जनरेट होगी बाई ये फ्रिक्शन फोर्स, वो बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जब मैं एक बार इसको यहाँ पे ले गया। तो यानी पाथ डिपेंडेंट है। आई अगेन रिपीट, जैसे कि या तो आप ये ड्रैग को कंसिडर कर लो। अब ड्रैग क्या होता है? तो ड्रैग होता है, फ्रिक्शन ड्रैग इज अ फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड। फ्रिक्शन ड्रैग वो फोर्स होता है जो किसी बॉडी के मोशन को, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को रेजिस्ट करता है एक फ्लूइड में। फ्लूइड आपका मतलब सिर्फ यहाँ पर पानी ही नहीं है, हवा भी है। फ्लूइड का मतलब यहाँ सिर्फ वाटर ही नहीं है, एयर भी है। एरोप्लेन है ये, ठीक है। तो ये जब चल रहा होगा तो पीछे की तरफ इसको हवा जो है फ्रिक्शन फोर्स लगा रही होगी। ये जो फ्रिक्शन फोर्स हवा लगा रही है इसको ड्रैग बोलते हैं। ठीक है, तो अब अब आप खुद बताइए मुझे, अब इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लगाया जा रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? ये गर्म होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये अगर जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो उसकी वजह से ये गर्म होगा। ठीक है, जो एयर रेजिस्टेंस इसको ऑफर कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कितना लंबा रूट फॉलो करेगा ये डिपेंड करेगा। ठीक है, ये कितना हीटअप होगा इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि क्या रूट फॉलो कर रहा है, कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो ये ड्रैग या फिर फ्रिक्शन जो काम कर रहा है वो पाथ डिपेंडेंट है, इसलिए जो फोर्स होगी वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी। तो कंजर्वेटिव में वो पाथ इंडिपेंडेंट था और वर्क डन जीरो था क्लोज पाथ पे। और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन पाथ टेकन और वर्क डन इज नॉन जीरो इन केस ऑफ क्लोज्ड पाथ। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आई कि नहीं? कंजर्वेटिव क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है? अगर मैं याद करने के पर्सपेक्टिव से पूछूं, ठीक है, चलो अगर हम याद करने के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल आप ऐसे याद कर लो, जो आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ये क्या आपस में कॉन्टैक्ट में रहते हैं? हमने देखा था अभी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। तो ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। वैसे स्प्रिंग फोर्स तो कॉन्टैक्ट फोर्स है, लेकिन आप ऐसे याद कर सकते हो। फ्रिक्शन फोर्स कैसा था? कॉन्टैक्ट फोर्स था, तो ये नॉन कंजर्वेटिव। तो आप याद करने के पर्सपेक्टिव से स्प्रिंग फोर्स वैसे एक एक्सेप्शन हो जाएगा। बाकी आप याद करने के पर्सपेक्टिव से याद कर सकते हो, ग्रेविटेशनल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया और मैग्नेटिक। ठीक है, ओके, चेक चेक क्लियर, ओके, रिपीट, ओके। चलो भाई,
और फालतू के यार कोई कमेंट मत करना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, नहीं तो मैं सीधा ब्लॉक करूँगा। तो इस पे आते हैं, मतलब एक बार फिर से आप एक्सप्लेन करने के बोल रहे हैं। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव संरक्षी यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, जिनका वर्क डन, जो वो करते हैं, काम करते हैं, उनके द्वारा किया गया कार्य पाथ पे ना डिपेंड होके उन्होंने क्या पाथ फॉलो किया, सिर्फ ये डिपेंड करता है कि उनकी इनिशियल पॉइंट क्या था जब उन्होंने कार्य करना शुरू किया, और फाइनल पॉइंट क्या था जब कार्य बंद हुआ एक तरह से। तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया जो कार्य होता है वो mgh होता है। तो वो डिपेंड करता है कितना हाइट है, ठीक है। तो अगर ये जैसे ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे एकदम सीधा ला के खड़ा कर दूँ तो जो किया गया कार्य होगा वो वही होगा, जो चाहे मैं घुमा फिरा के, चाहे जितना लंबा रूट फॉलो करके इसको यहाँ पे लाऊं, ठीक है, या फिर इधर से लेके आऊँ, चाहे, तो वो पाथ पे डिपेंड हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव वो होते हैं जो ये बात को लेके सीरियस होते हैं कि पाथ क्या फॉलो किया गया है, उससे भी उनका लेना देना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, ड्रैग फोर्स है, ये पाथ डिपेंडेंट, जो ये काम करते हैं वो पाथ डिपेंडेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टॉर्क क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ टॉर्क। तो टॉर्क जो होता है, इट इज़ अ फोर्स। सर इसमें नहीं, ड्रैग कोई मतलब अलग तरह का फोर्स नहीं है, वो एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स ही है, वो एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स ही है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, जो कि फ्लूइड के द्वारा लगाया जाता है। ऑलराइट, टॉर्क की अगर बात करेंगे तो इट इज़ अ फोर्स, एक तरह से हम बोल सकते हैं रोटेशनल फोर्स है ये, ठीक है। आप दो कीवर्ड याद रखो, रोटेशनल फोर्स है ये, या फिर इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं फोर्स एक्टिंग अलोंग अ, क्या बोल सकते हैं इसको, एक्टिंग अलोंग, इसको क्या बोलेंगे, या तो आप इतना याद कर लो, ठीक है। रोटेशनल फोर्स होता है, मैं आपको समझाता हूँ, इसके बहुत डे टू डे एग्जाम्पल्स है। जैसे कि हम डोर ओपन करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारा दरवाज़ा है रूम का, ठीक है। अब ये दरवाज़ा है, इसके ये हिंजेस हैं, ये हिंजेस हैं, ठीक है। और ये दरवाजे का जो है, ये क्या है हमारा, वही जो हत्था होता है, ठीक है। तो अगर इसको हम यहाँ से खोलेंगे तो बड़ी आसानी से खुल जाएगा। सोचो अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो बहुत फोर्स लगाना होगा हमें, है कि नहीं, सिंपल सी बात है। जैसे कि ये है, ये जो आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं टॉर्क, ये इसको हम टॉर्क है, टॉर्क रोटेशनल फोर्स होता है, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो उससे कितनी दूरी है। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं फोर्स एक्टिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहाँ से जितना दूर जो है फोर्स लगेगा, ठीक है, जितना ही ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ही हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा इसको मूव करने के लिए। अब सोचिए कि अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगा के इसको मूव कर रहा हूँ एकदम एंड पे, तो मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना मैं पास में फोर्स लगाऊंगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा स्क्रू ड्राइवर के केस में भी, कि जैसे वो नहीं होता जब आप स्क्रू ड्राइवर मतलब पेचकस, तो जब आप कोई स्क्रू होता है उसको टाइट कर रहे हो, तो अगर मान लो आपका छोटा पेचकस है, ठीक है, पेचकस आपका छोटा है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वहीं पर अगर आपका पेचकस काफ़ी लंबा टाइप है जो स्क्रू ड्राइवर है, तो आपको बहुत ही कम फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको आप रोटेट कर रहे हो और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उससे आपने डिस्टेंस बढ़ा दी। तो जितना आप डिस्टेंस बढ़ाओगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उतना ही आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और इस रोटेशनल फोर्स को बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। यूनिट न्यूटन ही होगी। अब आते हैं लॉज ऑफ मोशन पे। तो फोर्स के बारे में हमने समझा कि फोर्स क्या करता है, मोशन कॉज करता है, ठीक है, शेप और साइज चेंज करता है। बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और हमने ड्रैग के बारे में पढ़ा, फ्रिक्शनल ड्रैग, और हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, और टॉर्क क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। अब आते हैं व्हाट आर द लॉज ऑफ मोशन। तो by observing the motion of objects on an inclined plane, Galileo deduced that objects move with a constant speed when no force acts on them. तो एक्चुअल में गैलीलाई ने जब तक अपनी डिस्कवरी नहीं करी थी तब तक सबका यही मानना था कि किसी ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल स्टेट होती है वो स्टेट ऑफ रेस्ट होती है ना। तो मतलब जब ये चीज़ लोगों को एक्सप्लेन करनी पड़ी कि जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉल है,
तो बॉल अगर चल रही है तो ये रुक क्यों जाती है एक सर्टेन पॉइंट पे आने के बाद, क्यों नहीं है चलती रहती। तो लोगों ने बोला ठीक है कि नेचुरल स्टेट हर चीज़ की रेस्ट होती है, तो इस वजह से रेस्ट में आ जाती है। लेकिन बाद में गैलीलियो गैलीलाई ने ये चीज़ को एक्सप्लेन किया, अपना इंक्लाइंड प्लेन का इन्होंने एक्सपेरिमेंट वगैरह किया था, और इन्होंने एक सीरीज़ ऑफ ऐसे पब्लिश किए थे, लिखे थे सीरीज़ ऑफ एसेज ऑन दिस पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, जिसको डी मोटू बोला जाता है। वैसे तो इनकी जो फर्स्ट बुक है, ध्यान रखना, गैलीलियो गैलीलाई की। और इनके बारे में हमने ज्योग्राफी में क्या पढ़ा था गैलीलियो गैलीलाई के बारे में, ज़रा बताओ। तो इनकी फर्स्ट बुक का नाम था ला बैलेनिटा, जिसका इंग्लिश में कन्वर्जन होता है द लिटिल बैलेंस। तो ये इन्होंने बुक पब्लिश करी थी। ध्यान रखना, अभी तक क्वेश्चन में बना तो नहीं है एसएससी में, लेकिन बनने के चांसेस हैं। तो 1586 में ये इन्होंने बुक पब्लिश करी थी। और गैलीलियो गैलीलाई ने हमने देखा था, ज्योग्राफी में पढ़ा था कि इन्होंने जो 4 सुपर मून्स हैं किसके, जुपिटर के, लो, यूरोपा, गैनीमेद एंड कैलिस्टो, इनकी डिस्कवरी करी थी, जिनको हम गैलीलियन मून्स के नाम से जानते हैं। तो इसके थ्रू इन्होंने एक्सप्लेन किया, जो अपना इंक्लाइंड प्लेन एक्सपेरिमेंट है, कि कोई भी जो बॉडी वो अपनी कांस्टेंट स्पीड पे मूव करती रहेगी जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो उन्होंने इंक्लाइन प्लेन लिए इस तरह से 2, ठीक है, और उस इंक्लाइन प्लेन की जो सरफेस है उसको एकदम फ्रिक्शनलेस बनाया। उसमें मतलब जो लुब्रिकेंट वगैरह का यूज़ किया। लुब्रिकेंट क्या होता है, लुब्रिकेंट आप लगाते हैं सो दैट कि फ्रिक्शन को कम किया जा सके। और जब उन्होंने बॉल को इस एक पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप किया, ठीक है, तो वो जो दूसरी साइड में बॉल गई वो उतनी हाइट में गई ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि भाई नेचुरल स्टेट रेस्ट नहीं होता है, मेन होता ये है कि उसमें एक फोर्स लग रहा होता है एक्सटर्नल, जिसको कि फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, जिसकी वजह से बॉडी भी कोई भी रुकती है। इसी पे फर्दर काम किया न्यूटन जी ने, ठीक है, और उन्होंने दिए 3 लॉज ऑफ मोशन, जिसमें कि पहला लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, पहला बोलता है एन ऑब्जेक्ट इफ एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट or if it in motion remains in motion at a constant velocity unless an external force is applied on it। यानी कि न्यूटन की गति का पहला नियम यह बोलता है कि कोई भी चीज़ अगर रुकी हुई है, विराम अवस्था में है, तो रुकी रहेगी, और अगर चल रही है तो वो चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा। ये बोलता है पहला लॉ ऑफ मोशन। और इसके एप्लीकेशंस हम देख सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ये जैसे आपने बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट आई थिंक आप में से कुछ लोगों ने किया भी होगा। जैसे ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, अब ये कार्डबोर्ड के ऊपर सिक्का रखा हुआ है, मैं इस कार्डबोर्ड को मूव करूंगा, ठीक है, अगर मैं बहुत तेज़ से इसमें मारूंगा तो क्या करेगा, कार्डबोर्ड पे ही मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो कार्डबोर्ड मूव करेगा और इस सिक्का आके पानी में गिर जाएगा या फिर ग्लास में गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे था। इसको तो हमने मूव किया नहीं है, इसको मूव किया, लेकिन जब आप बहुत धीरे से उसको करते हो तो कार्डबोर्ड के साथ साथ ये सिक्का भी आपका मूव करने लग जाता है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हम कुछ और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे आपने ये चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा, जब आप है ना, जब गाड़ी में बैठे होते हो, ठीक है, और मान लो बस है और बस एकदम से चलना शुरू करती है, तो एकदम से जब चलना शुरू करती है तो क्या होता है, जब एकदम से चलना शुरू करती है तो आप पीछे की तरफ लीन करते हो। क्यों? क्योंकि आपका पूरा जो स्टेट, जो पूरा बॉडी है वो अभी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, वो रुका हुआ है, ठीक है। लेकिन क्योंकि बस चली तो आपकी बस जो चली तो आपके जो पैर हैं वो बस के साथ कांटेक्ट में है, तो वो भी चले आगे की तरफ, लेकिन आपका पूरा बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में था तो वो आपका पीछे की ओर जो है लीन हो जाता है। तो न्यूटन जी ने ये बताया कि कोई भी बॉडी है, ठीक है, अपने करंट जो स्टेट है वो स्टेट ऑफ रेस्ट भी हो सकता है, स्टेट ऑफ मोशन, उसको अपोज करती है। इसका बहुत जीता जागता उदाहरण है। अगर तुम आराम से लेटे हुए हो सुबह, ठीक है, तो तुम्हारा उठने का मन करता है? बिल्कुल नहीं करता है। उस करंट स्टेट को चेंज करने का मन करता है? बिल्कुल नहीं करता है। ऐसा लगता है बस पड़े रहें, अलग ही आनंद आता है। अब जैसे तुम बैठे हो, ऐसा लगता है बस अब बैठे ही रहें, ठीक है, ऐसा मन करता है ना। तो ये होता है कि आपका करंट जो स्टेट होता है उसको कोई भी बॉडी उसका चेंज को रेजिस्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो था, ये टेबल को मैंने ये पुश कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये अपने करंट स्टेट को क्या करेगी, ये चेंज, मतलब ये क्या करेगी, ये चेंज नहीं करना चाहेगी, ये मोशन में नहीं आना चाहेगी, तो ये पूरा जोर लगाएगी अपनी तरफ से, और जो जोर लगाएगी उसको हम बोलते हैं इनर्शिया या हिंदी में जड़त्व। अब यही अगर मेरे सामने मोबाइल फ़ोन रखा है, ठीक है, अगर मैं इसको उसी फोर्स से मूव करूँ तो ये काफ़ी मूव कर जाएगा। क्यों? ये क्यों मूव कर गया? ये भी तो रेजिस्ट करना चाह रहा होगा ना अपने करंट स्टेट को। या फिर मैंने अपने, मान लेते हैं कि ये माइक रखा है, मैं माइक को इसको उतना ही फोर्स से पुश कर रहा हूँ, तो ये तो मूव कर गया, ये भी तो रेजिस्ट कर रहा होगा, तो ये क्यों मूव कर गया?
ये इसलिए मूव कर गया क्योंकि इनके मास कम थे एज कंपेयर टू ये जो टेबल का मास है उससे। तो मास क्या चीज़ है? मास वो चीज़ है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनर्शिया से, यानी जिसका जितना ज़्यादा मास होगा, द्रव्यमान होगा, उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। और इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया आपका जो रेजिस्टिंग फोर्स एक तरह से लगा रहा है हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। तो इनर्शिया वो चीज़ है जिससे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने नेचुरल स्टेट को, बीट द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, उसको रेजिस्ट करता है, उसको हम इनर्शिया या फिर जड़त्व बोलते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ़ोन का मेरा इनर्शिया था वो कम था और जो टेबल का इनर्शिया था वो ज़्यादा था। आई होप इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है ना। इनर्शिया कितनी तरह का होता है? इनर्शिया एट रेस्ट होता है, इनर्शिया एट मोशन होता है। तो इनर्शिया एक तरह से दो तरह का होता है, इनर्शिया एट रेस्ट और इनर्शिया एट मोशन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने टेबल को मूव करना चाहा, ये इनर्शिया रेस्ट था, ये मूव नहीं हुआ, या फिर मैं मोबाइल को मैंने फोर्स लगाया, मूव किया, ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। लेकिन अगर कोई चीज़ मूव करके मेरे मान लो सामने आ रही है, ठीक है, कोई चीज़ मूव कर रही है और उसको मैं रोक रहा हूँ, तो उसको इनर्शिया ऑफ मोशन कहा जाता है, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? इनर्शिया ऑफ मोशन। और वहाँ पे कैसे इनर्शिया काम करता है? तो जैसे मान लेते हैं क्रिकेट बॉल आ रही है, एक फुटबॉल आ रही है, और एक मान लेते हैं उसी साइज़ की, फुटबॉल की साइज़ की एक स्टोन बॉल है, मतलब पत्थर की बनी हुई बॉल है। तो मुझे किस में सबसे ज़्यादा और किस में सबसे कम फोर्स लगाना पड़ेगा? क्रिकेट बॉल में सबसे कम, फुटबॉल में थोड़ा ज़्यादा, और स्टोन की जो बॉल है फुटबॉल साइज़ की, उसमें सबसे ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, तो इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो ये अपने करंट स्टेट, जो स्टेट ऑफ मोशन है, उसको सबसे ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, और जो रेजिस्ट करता है उसी को इनर्शिया बोलते हैं। ये सबसे कम रेजिस्ट करेगा, और ये मतलब रेजिस्ट तो सब करेंगे, लेकिन क्योंकि मास जिस इसका कम है क्रिकेट बॉल का, तो इसका इनर्शिया कम होगा, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा, तो उस फोर्स में वो कम फोर्स में रुक जाएगी, जो कि स्टोन बॉल नहीं रुकेगी, ठीक है। तो ये होता है इनर्शिया एट रेस्ट या फिर इनर्शिया एट मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है जहाँ पर ये बंदा क्या कर रहा है, ये इस पेड़ को हिला रहा है, ठीक है, ये पेड़ को हिला रहा है, और इसकी वजह से इसमें जो लगे हुए फल हैं वो गिर गए, ठीक, वो क्या हुए? वो गिर गए इस पेड़ को हिलाने की वजह से। तो ये मुझे आप बताइए, ये इनर्शिया एट रेस्ट होगा या इनर्शिया एट मोशन होगा? द ड्राई लीव्स एंड फ्रूट्स फॉल व्हेन वी शेक द ट्री। तो जब हमने पेड़ को हिलाते हैं तो फल गिर जाते हैं और जो पत्तियां हैं वो गिर जाती हैं। तो यहाँ पे इनर्शिया एट रेस्ट का एग्जाम्पल या फिर इनर्शिया एट मोशन का एग्जाम्पल है? बताइए। अ पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग कार मे बी पुश्ड फॉरवर्ड व्हेन द कार स्टॉप्स अब्रप्टली एज आर लेग्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस। तो जब एकदम से गाड़ी में ब्रेक लगते हैं तो हम क्यों आगे की तरफ लीन होते हैं? क्योंकि पूरी बॉडी तो चल रही है कार के साथ, लेकिन जब एकदम से ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी रुकेगी। गाड़ी रुकेगी तो हमारा नीचे का जो बॉडी का हिस्सा है, पैर जो कांटेक्ट में है कार के साथ, वो रुकेंगे। अब वो एकदम से रुक जाएंगे, लेकिन बॉडी, ऊपर का बॉडी तो चल रहा है, तो वो आगे की तरफ लीन हो जाएगा। तो ये वाला जो ऊपर वाला है, ये इनर्शिया एट रेस्ट है। क्यों? क्योंकि पत्तियाँ और जो फल हैं ये सब स्टेट ऑफ रेस्ट में थे। जैसे ही हमने उसको हिलाया तो उससे क्या हुआ, ये जो जिस पे वो लगे हुए थे फल और पत्तियाँ, तो वो मोशन में आ गया, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में थे, तो इस वजह से वो गिर गए, ठीक है। जो चीज़ गिरी वो इनर्शिया मतलब रेस्ट में थी, तो इसलिए इनर्शिया एट रेस्ट। ये क्योंकि चल रहा था हमारा बॉडी, तो ये एग्जाम्पल होगा, एकदम से रुका है तो इनर्शिया एट मोशन का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इनर्शिया एट रेस्ट और इनर्शिया एट मोशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। तो इनर्शिया इज डिपेंडेंट ऑन मास and mass is directly proportional to inertia. That is why we say that first law of motion is also known as law of inertia. तो first law of motion को हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, law of inertia भी बोलते हैं। I hope this makes sense to you. तो ये वही सेम एग्जाम्पल हैं आपके कि भाई जैसे बड़ा सा ये बॉडी है ना, आपको इसको पुश करने के लिए बहुत वो फोर्स लगाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, स्टेट एट रेस्ट, ठीक है, वो सब एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। अब आते हैं, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर है सभी को? किसी कोई डाउट तो नहीं है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे? प्रोजेक्टाइल मोशन एवरेज एस्पिरेंट वो क्लास 11th का पार्ट होता है, ठीक है, तो इसलिए उसको हमें नहीं पढ़ना है वो, क्योंकि क्लास 11th का पार्ट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे आते हैं, यानी कि अब यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। आप में से मतलब सभी नहीं, ये तो सभी लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा। जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो जब बॉल आती, कैच आता है, तो हम क्या करते हैं, मतलब अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हैं, आगे की तरफ ले जाते हैं। जैसे मान लो तुम विकेट कीपिंग कर रहे हो,
बेटा वो विकेट कीपरिंग नहीं होता है, ठीक है, विकेट कीपिंग होता है, ध्यान रखना अगर तुमको ये लग रहा हो कि सर गलत बोल रहे हैं, है ना, विकेट कीपिंग होता है, कीपरिंग नहीं होता है। अंगूठी नहीं रखनी है तुम्हें किसी की। तो मान लेते हैं ये बॉल आई, ठीक है, तो तुम अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाते हो पकड़ते हो, या फिर वहीं रखते हो, फिर आगे की तरफ ले जाओगे, क्या करोगे तुम बताओ जल्दी से, क्या करोगे तुम? तो तुम ये करोगे कि तुम हाथों को पीछे ले जाओगे। क्यों ले जाओगे? ताकि हाथों पे जोर ना लगे ज़्यादा, नहीं तो हाथों में हर्ट हो जाएंगे आपके हाथ, क्योंकि फोर्स ज़्यादा लगेगा। ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें एक्सप्लेन करता है। कैसे, वो समझिए। तो अभी मैंने आपको बताया सर, अभी मैंने आपको क्या बताया सर, कि अगर आपको किसी चीज़ को रोकना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा कि उसका मास क्या है। लेकिन ठीक है, वो उसका मास क्या है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि क्रिकेट बॉल है, ठीक है, ये बुलेट है, ठीक है, क्रिकेट बॉल को ऐसे मैंने अपने हाथ से फेंका और मैंने इसको गन से शॉट किया, गन से मारा, गन से इसको शॉट किया, किसको? बुलेट को। किसको पकड़ना चाहोगे? क्यों? कौन ज़्यादा मार देगा? ये ऐसी मार देगा कि इस मार से कभी उठ भी नहीं पाओगे, है ना, ये जान से ही मार देगा। लेकिन ऐसा क्यों, जबकि ये दोनों को सेम मास, ये हो सकता है कि भाई क्रिकेट बॉल से भी हल्की हो बुलेट जो होता है तो क्रिकेट बॉल से भी हल्की होती है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि इसको रोकने के लिए इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि वो हम लगा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इसकी वेलोसिटी उतनी नहीं थी जितनी इसकी थी। अगर इसकी वेलोसिटी से इसको भी अगर हम फेंक देंगे तो भी वही सेम हाल होगा आपका। यानी कि सिर्फ मास से काम नहीं चलता है, वेलोसिटी का भी रोल होता है। मास से ही काम नहीं चलता, वेलोसिटी का भी काम होता है। समझ रहे हैं आप? तो कोई चीज, ठीक है, तो इसी को ही हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी को मोमेंटम। समझ में आपको चीज? और ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब ये है कि जैसे क्रिकेट बॉल थी, आप विकेट कीपिंग कर रहे थे, एक सर्टेन वेलोसिटी से आ रही थी, अब आपको उसकी वेलोसिटी को जीरो करना है, यानी आप उसके मोमेंटम में चेंज ला रहे हैं, ठीक है, उसके मोमेंटम में चेंज ला रहे हैं। तो कितने कम टाइम में ला रहे हैं, कितने टाइम में ला रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपको फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है। अगर मान लो कि आप 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी को जीरो कर रहे हैं तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना। इनवर्स रिलेशन तो आपको पता होगा कि जब इसको हम घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। तो आप खुद ही सोचो कि एकदम से तुमने हाथ वहीं के वहीं रखे तो फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अब हाथ को पीछे ले जाओ, जितना पीछे ले जाओगे उतना ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम चेंज करने के लिए जितना आप टाइम लगा रहे हैं वो ज़्यादा है, तो फोर्स कम अप्लाई करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ से एक्सप्लेन होता है वो चीज़ जो विकेट कीपिंग वाला मैंने आपसे एग्जांपल पूछा। तो यहाँ से क्या डिराइव हुआ? ये इक्वेशन डिराइव हुई, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब डेल्टा पी, अब क्या होता है? डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब है, मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। मास तो सेम रहेगा, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो फाइनल वेलोसिटी कल हमने देखा था ये कैपिटल वी से दिखाते हैं या फिर वी से दिखाते हैं, और जो इनिशियल वेलोसिटी उसको यू से दिखाते हैं हम, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो ये जो वी माइनस यू अपॉन टी है यही तो एक्सेलरेशन था। कल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि चेंज इन वेलोसिटी कितने टाइम में हो रहा है वो चेंज इन वेलोसिटी, उसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहीं से डेरिवेशन आ जाता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? फोर्स की यूनिट है। अब ये कैसी यूनिट आई? आप समझ गए कि मास की जो ऐसा यूनिट होती है वो kg होती है और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि न्यूटन जी ने इस पर काम किया तो इसलिए इसको हम न्यूटन भी लिख देते हैं, ठीक है, उनको ऑनर करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है कि फोर्स क्या होता है? फोर्स आपका कितना अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब फोर्स इज काइंड ऑफ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट का मतलब है टाइम का भी कंपोनेंट उसमें आ जाता है। सिर्फ चेंज इन मोमेंटम का मतलब है डेल्टा पी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन टी। समझ आती है बात? तो जरा इस सवाल को कर दें। एक कांस्टेंट फोर्स है, एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ डायरेक्शन ऑफ 2 सेकेंड, ठीक
ठीक है। और जितने भी लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, आपकी जो हिंदी की पीपीटी है पूरी, वो अपलोड हो जाती प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे, तो प्लीज़ उसको चेक कर लें, उसको खोल के बैठा करें जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। आपका कंप्यूटर क्लास बैंकिंग के लिए काम आएगा, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, उसको वो आपका अमन सर से पूछिएगा, क्योंकि कंप्यूटर वहाँ मैं नहीं पढ़ाता हूँ, अमन सर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उनसे आप पूछिएगा, वो ज़्यादा सही तरीके से आंसर कर पाएंगे। तो एक कांस्टेंट फोर्स है, एक ऑब्जेक्ट में एक्ट कर रही है, मास उसका 5 kg है, ड्यूरेशन 2 सेकंड का है। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड। नाउ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, या फिर हाँ, तो मास इंटू एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं पहले, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक। तो फोर्स जो हो जाएगा वो मास कितना है, 5 है, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है, तो फाइनल वेलोसिटी 3, ठीक है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी 7 है आपकी, 7, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, प्रारंभिक वेग कितना था, 3, टाइम कितना लगा उसको रोकने में, 2 सेकंड का, तो टाइम नीचे रख दिया। 7 में 3 घटेगा, 4 आएगा, ठीक है, 2 से कटेगा, और 2 पंचे 10, यानी कि फोर्स आ जाएगा आपका 10 न्यूटन। क्लियर। अब दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन का है वो ये बोल रहा है, ठीक है, हमने अप्लाइड फोर्स निकाल लिया। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर अब फोर्स 5 सेकंड के लिए लगाया गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो फोर्स, कौन सा फोर्स जो अभी निकाला है, उसी फोर्स को अगर मैं 5 सेकंड के लिए लगाऊं इसी वाले ऑब्जेक्ट पे, कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए लगाऊं, 5 सेकंड के लिए लगाऊं, तो चेंज वेलोसिटी क्या होगा, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियल क्या है, वॉट नाउ इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, पहले हमने 2 सेकंड के लिए लगाया था, अभी 5 सेकंड के लिए लगाए तो क्या होगा। तो ये मत सोचना कि इनिशियल वेलोसिटी अब 7 रखेंगे, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अभी भी 3 होगी, क्योंकि वो बोल रहा है कि अगर अब पहले वाले ही केस में, ये नहीं बोल रहा कि अब इसी ऑब्जेक्ट में अगर हम 5 सेकंड के लिए फोर्स लगा दें तो क्या होगा, बताओ ना। वो बोल रहा है कि पहले वाले केस में ही, यानी कि व्हाट वुड मतलब नाउ इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, उसी सेम वाले पहले वाले केस में, तो क्या उसका फाइनल वेलोसिटी जाता, तो ये पूछ रहा है। तो 5 से 5 कटा, तो v इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकंड, 13 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाती है अगर हम उसको लंबे समय तक के लिए 2 की जगह 5 सेकंड के लिए फोर्स अप्लाई करते तो, ठीक। अब आ जाते हैं ये इम्पल्स और मोमेंटम, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ये इम्पल्स और मोमेंटम क्या होता है। तो कुछ ऐसा खास नहीं होता, बस इम्पल्स होता है, इम्पल्स वो फोर्स हो जाता है, फोर्स अप्लाइड फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, अप्लाइड फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। जैसे कि मैं कोई एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, जैसे 2 एग्जाम्पल दूँ, कौन सा एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो अंडा है, ठीक है। अब अंडे को क्या करूँ मैं, अंडे को एक सॉलिड सरफेस में ड्रॉप करता हूँ मैं, ठीक है, अंडे को एक सॉलिड सरफेस में ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, ये मैंने अंडे को ड्रॉप किया। दूसरा केस मैं लेता हूँ, दूसरा केस लेता हूँ जहाँ पर अगेन अंडे को मैंने सॉलिड सरफेस पे तो ड्रॉप किया, लेकिन ये सॉलिड सरफेस क्या थे, लेयर ऑफ गद्दास थे, ये गद्दे 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 थे, या फिर फोम था ये। किस केस में टूटेगा अंडा, ऑब्वियस सी बात है, इस केस में तुरंत टूटेगा, इस केस में नहीं टूटेगा अंडा। क्यों, क्योंकि जो चेंज इन मोमेंटम जो हुआ यहाँ पर उसमें बहुत टाइम लग गया, इस वजह से चेंज इन मोमेंटम क्योंकि बहुत टाइम लग गया, तो इस वजह से उस पर फोर्स अप्लाइड कम रहा, ठीक, क्योंकि टाइम ज़्यादा था। यहाँ पर क्योंकि ये फोर्स बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगा, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, समय ही नहीं मिला अंडे को, वो फूट जाएगा, तो इसी को इम्पल्स बोलेंगे। जो फोर्स बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगता है उसको हम इम्पल्स बोल देते हैं, ख़त्म। वैसे इसको हम जे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, जे से, लेकिन ठीक है, ऑलराइट। इम्पल्स का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि इम्पल्स क्या होता है। जैसे कि अभी देखो थ्रस्ट वगैरह मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज थ्रस्ट ही हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर, इम्पल्स क्या होता है। फिर हम बढ़ते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे, एंड दैट इज़ न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये डेल्टा पी है,
ये हो जाएगा आपका एफ डेल्टा टी। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, सर इम्पल्स का एक एग्जांपल और दे इम्पल्स का एग्जांपल। जैसे कि मान लो मैं बहुत ज़ोर का झापड़ मारूं तुम्हारे गाल में सड़ाक से एकदम से, और बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए मेरा जो हाथ है तुम्हारे गाल के साथ कांटेक्ट में रहा, तुम्हें जो आनंद आएगा ना वो तुम जो है भूलोगे नहीं काफ़ी दिनों तक। मतलब गजब का आनंद आएगा। मतलब यार यही एक मतलब मज़ा, वो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ना एक कसक है कि मतलब तुम लोग को मार नहीं पाते हैं ऐसा, मतलब क्योंकि खूब मार खाए हैं, क्योंकि हमारे जो टीचर्स थे वो दबा के मारते थे, मतलब पूरी जो अपनी घर की भड़ास है वहीं पे स्कूल में निकालते थे आके। गजब की पिलाई हो रही है। ठीक है, तो वो हम लोग को फिर याद रहता था, उन टीचर्स की शक्ल हम नहीं भूल सकते मरते दम तक। वो टीचर की शक्ल अगर सपने में आ जाए तो हमारे एकदम खौफ में आ जाएंगे। तो वो चीज़ ना वो एक अंदर से कसक रहे ये बस, कि काश एक बार मुझे भी ऐसा मौका मिलता तो मैं भी एकदम, खैर क्या ही बोलूँ, आगे बढ़ते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे आते हैं। ऑलराइट, तो हाँ इम्पल्स इज झटका। एग्जाम्पल बोला था, बेइज्जती को नहीं है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है एक्शन रिएक्शन, यानी कि इट स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के लिए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा। यानी बोले तो कर भला तो हो भला, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब तुमको समझ नहीं आ रहा होगा ना, जैसे कि मैं बोलूँ तुमसे कि ये रॉकेट है, ठीक है। अब इस रॉकेट ये जब ये जो है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है कि जब इसके अंदर जो गैसेस वगैरह भरा हुआ है, फ्यूल जो भरा हुआ है, वो जब पीछे की ओर निकलता है तो वो उसी जिस फोर्स के से निकलता है पीछे की ओर, उसी फोर्स के साथ इसको आगे की ओर ढकेलता है। इसको बहुत ही अच्छे से ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करता है। ये एक नाम बोल रहा हूँ उनका, मैं क्या क्या नाम इनका पता नहीं, मतलब ये आई थिंक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से, ठीक है। अब मेरे पास तो भाई साइकिल वाइकल है ही नहीं, तो मतलब इन्हीं प्रोफेसर जी को थैंक्स बोल के ही, ठीक है, सभी लोग थैंक्स बोल देंगे कमेंट में। देखेंगे आप कि किस तरह से ये अपना इन्होंने रख रखा है। फ्यूल का एक पूरा सिलेंडर है, इसको प्रेस करेंगे नॉब को तो ये फ्यूल पीछे की ओर निकलेगा और इनकी साइकिल आगे की ओर। ठीक है, देख रहे हैं, एक्शन इधर रिएक्शन इधर। तो ये देखो पैडल नहीं मार रहे हैं, ठीक है, पैडल नहीं कर रहे हैं साइकिल को, फिर भी ये आगे की ओर जा रही है आपकी साइकिल। ठीक है, तो इनका नाम है आई थिंक, लिख के आएगा अभी, क्या नाम है इनका, यस वॉल्टर लुइन। ठीक है, तो वॉल्टर लुइन नाम है इनका प्रोफेसर का। ये जो भी समझाते हैं आई थिंक स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर हैं, तो एक्सपेरिमेंट करके ही समझाते हैं, काफ़ी अच्छे प्रोफेसर है ये। हमारे एक होते थे स्कूल के, हाँ। खड़े हो जाइए भाई, इधर आइए बोर्ड पे, नहीं ऐसे नहीं, बात क्यों कर रहे हैं भैया आप, खड़े होइए, आइए इधर, चौक उठाइए उधर से, लिखिए ज़रा, बताइए थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिराइव करिए, बताइए। नहीं डिराइव, पूरी डेरिवेशन लिखिए इक्वेशन पे, नहीं लिखी, इधर आइए भाई, घूम जाइए भाई, आ की आवाज़ें आ रही हैं, फिर बाहर निकल जाइए भाई। ये होता था। कहाँ इतना सब, कौन कौन सा टीचर था जो इतना जद्दोजहद करता था। देख रहा उनकी कितनी एज हो गई है, फिर भी पूरी जद्दोजहद मार रहे हैं। ये सिर्फ एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, लेकिन एक बार ये देख लिया तो उसके बाद मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं। अब देख लो, अब क्या बोलेंगे कभी कि भाई न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है ना। अब सिंपल सा ये है कि जैसे कि यहाँ पर जो फ्यूल भरा हुआ है, जो गैस है, वो गैस जैसे ही पीछे की ओर निकलेगी जिस फोर्स है, तो उसी फोर्स के साथ ये जो है आगे की ओर साइकिल को पुश करेगी, है बिना पैडलिंग के। देखो आगे जा रहे हैं, है ना। तो ये होता है एक्शन रिएक्शन फोर्स। जैसे कि जब हम बुलेट को, ये जो गन है, तो गन को जब फायर करेंगे बुलेट निकलेगी, तो बुलेट एक फोर्स के साथ निकलेगी, उसी फोर्स के साथ ही पीछे की ओर आएगी, उसी फोर्स के साथ ही पीछे की ओर। तभी जो बड़ी बड़ी जो आपकी राइफल्स होती हैं, तो उसको हम कंधे पे टिका के उसको फायर किया जाता है, सो दैट कि उस पर जो उसका रिकॉयल आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉयल, ठीक है, वो थोड़ा सा कम है। सर का दुख, दुख तो यार वो था, हमारा स्कूल पे ऐसा कोई रियल एग्जाम्पल नहीं देता। हाँ यार, अब आज के जो बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, वो कहाँ अपन लोगों का दर्द समझने वाले हैं।
ठीक है, उनको तो लगता है ऐसे ही। अब सोचो हम लोग के सामने, हम लोग के टाइम पे तो कुछ नहीं होता था, है ना। अब तो टेक्नोलॉजी, अब इतने अच्छे अच्छे मैं वीडियोस देखता हूँ, काफ़ी सारे टीचर्स जो हैं जद्दोजहद करते हैं समझाने के लिए, है ना। मतलब कि पूरा वो कॉन्सेप्ट समझाते हैं, साइंस के कॉन्सेप्ट समझने में गजब आनंद आता है, ठीक है। लेकिन कहाँ हम लोग को ये आनंद प्राप्त हुआ वही किताबों की इक्वेशन रटो लिखो नंबर पाओ, वही सब चलता था, और नंबर पा के भी क्या कर लिया, है ना। खैर, तो आई होप थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप समझ गए हैं कि जिस भी चीज़ पे, जैसे इस बंदे ने इसके हाथ पे, सर इसके मुंह पे क्या किया, पंच किया, तो इसके मुंह ने भी इसके हाथ में कुछ ना कुछ तो फोर्स अप्लाई किया होगा, राइट। जैसे कि ये लड़का है, बोट पे खड़ा था अभी, ठीक है, बोट पे बैठा हुआ था, तो बोट से जब ये बाहर निकलेगा तो ये बोट को पीछे की ओर पुश करेगा और बोट इसको आगे की ओर धक्का देगी। या फिर रोइंग ऑफ बोट हो गया। रोइंग ऑफ बोट का मतलब है जो नौका चलती है, तो आपने देखा होगा कि जो नौका चलाता है, जो बोट चलाता है, तो वो पानी को पीछे की ओर ढकेलता है और वो पानी बोट को आगे की ओर ढकेलती है। तो बोट इसी तरह से चलती है थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ही, ठीक है, पीछे। और जैसे कि ये हमारा बलून होता है, तो बलून से जब हवा निकलती है, तो हवा जिस फोर्स के साथ पीछे निकलती है, उसी फोर्स के साथ ये उसको ऊपर की ओर बलून को पुश करता है। तो आपने देखते हो कि बलून शू से ऊपर से जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वो उसकी हवा निकल रही है पीछे की ओर, इसलिए, ठीक है। तो ये होता है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आखिरी कॉन्सेप्ट है छोटा सा, एंड दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपको थोड़ा समराइज करता हूँ। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि कोई भी चीज़ अपने करंट स्टेट का चेंज रेजिस्ट करती है, उसको इनर्शिया बोलते हैं हम, ठीक है, जो कि मास पे डायरेक्टली डिपेंड होता है। इनर्शिया एट रेस्ट होता है और इनर्शिया एट मोशन होता है। देन हमने देखा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि मोमेंटम मतलब ये एक तरह सा, एक ये ध्यान रखना, ये क्वांटिफाई करता है किस चीज़ को, मोशन को। अगर आपसे पूछ ले कौन सा लॉ है न्यूटन का जो क्वांटिफाई करता है मोशन को, वो आपका सेकंड लॉ है। किस तरह से क्वांटिफाई करता है? वो एक क्वांटिटी देता है, एंड दैट क्वांटिटी इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जिसको मोमेंटम बोला जाता है, या फिर लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, जिसका यूनिट क्या हो जाएगा आप बताइए। तो मास का तो केजी होता है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये क्वांटिफाई करता है, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ से डिराइव होता है। देन यहाँ पर हमने इम्पल्स के बारे में पढ़ा, यानी कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जो एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगता है। एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है, यानी कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब हम आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। तो एक्चुअल में जो आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है, यानी कि संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। संवेग का संरक्षण का सिद्धांत क्या? जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉडी आई यहाँ पे, ये बॉडी आई यहाँ पे, दोनों का कोलिजन हुआ, दोनों टकराई, ठीक है। तो जो फोर्स इसने इस पे लगाया होगा वही फोर्स जो m1 ने m2 पे लगाया होगा वही m2 ने m1 पे, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पहले वाले केस का, अब जैसे मान लो कि ये दोनों बॉडी इस डायरेक्शन में आई, दोनों एक दूसरे को हिट करी, और जब हिट करेंगे तो ऑब्वियस से बात है दोनों की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग डायरेक्शन में हो जाएगी, है ना, ऑपोजिट। अभी इधर पे हैं दोनों की इस डायरेक्शन में, देन इस डायरेक्शन में हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले वाले केस में इसकी हम मान लेते हैं वेलोसिटी u1 और इसकी मान लेते हैं u2। देन दूसरे वाले केस में इसकी v1 और इसकी v2, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं सिस्टम, इसमें जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, यानी आप m1 u1 यानी इसके मोमेंटम को जोड़ दीजिए इसके मोमेंटम के साथ, ठीक है। जब ये टकराने के बाद जो इनकी वेलोसिटी अटेन करी इन्होंने, उसके बाद इसका मोमेंटम को इसके मोमेंटम से जोड़ दीजिए, वो दोनों बराबर ही आएंगे। यानी मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम कैन नॉट नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो कंजर्व रहता है, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताता है। तो ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इससे आपका मोमेंटम का जो कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। चलो, तो मास, एक गर्ल है, मास 40 kg, ठीक है। तो एक गर्ल है, मास 40 kg, जम्प्स विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इनटू अ स्टेशनरी कार्ट। तो मान लेते हैं एक कार्ट है, ठीक है, इसमें एक लड़की ऐसे जंप कर गई, ठीक है। ये स्टेशनरी कार्ट है, मतलब इसकी वेलोसिटी इनिशियली 0 रही होगी विथ फ्रिक्शनलेस व्हील, इनमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। द मास ऑफ द कार्ट इज़ 3 kg, यानी कि जो मास कार्ट का है वो 3 किलो का है। व्हाट इज़ हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग, तो उसकी वेलोसिटी बताइए जैसे ही कार्ट चलने लगता है। तो देखिए गर्ल का मास है 40,
उसकी इनिशियल वेलोसिटी 5, कार्ट का मास है 3, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, क्योंकि कल ही मैंने बताया था जहाँ पे स्टेशनरी लिखा हो, फ्री फॉल लिखा हो, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो वहाँ पर हम इनिशियल वेलोसिटी 0 रखते हैं। देन ये बराबर होगा किसके, ये तो इनिशियल था हमारा, ठीक है। जब वो लड़की जंप कर गई तो उसके बाद ये मूव करना स्टार्ट कर गया। लड़की का मास तो ऑब्वियस सी बात है सेम रहेगा, चाहे कार्ट का मास हो चाहे लड़की का मास तो सेम ही रहेगा, वो कंजर्व रहता है। अब वेलोसिटी क्या हो गई कार्ट की वेलोसिटी क्या हो गई, तो एक्चुअल में कार्ट और लड़की एक ही में बैठे हुए हैं, तो ठीक है छोड़ दो उसको, मान लेते हैं लड़की की वेलोसिटी v है। वही वेलोसिटी कार्ट की भी होगी क्योंकि दोनों एक ही चीज़ में बैठे हुए हैं, कार्ट में ही लड़की बैठी हुई, तो जो कार्ट की वेलोसिटी होगी वही लड़की की भी वेलोसिटी होगी। तो कार्ट का मास है 3, तो यहाँ पर वेलोसिटी होगी v। यहाँ पे v1 v2 करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों का सेम ही होगा वेलोसिटी, तो इस वजह से v1 v2 करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सेम है वो, तो v मैंने मान लिया। तो ये आ जाएगा आपका 200, ठीक है। और ये आ जाएगा 40v प्लस 3v, तो यानी 43v, यानी v आ जाएगा आपका 200/43 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात, ठीक है। 200/43 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी सर रिजवान का मोमेंटम, अच्छा रिजवान का मोमेंटम, हाँ पाकिस्तान वाले मोमेंटम शब्द का काफ़ी प्रयोग करते हैं नहीं, मोमेंटम। चलिए भाई, तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से अभी क्लियर होंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को अटैम्प्ट ज़रूर किया करें, और जिन लोगों को रिकॉर्डेड क्लास लेनी होती है बिकॉज ये प्राइवेट हो जाती हैं, बिकॉज ये बैच की क्लासेस हैं, तो क्लास आपको MCQs और जो PDF होती हैं एंड एवरीथिंग, तो वो सब आपको बैच के अंदर मिल जाएगा, तो आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली अगर बात होगी भी तो उसको हम देखेंगे, ऐसे कोई आप चिंता मत करिए, ठीक है। हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करिए। पहला क्वेश्चन, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले SSC कर लेंगे, कर लेते हैं, इसी कर लेते हैं, आसान से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉज इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द न्यूटन का थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो न्यूटन का गति का तीसरा नियम किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ये CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का क्वेश्चन है 2023 का। या तो विन या तो लर्न, यस, या तो विन या तो लर्न। रिजवान, हमारे पता है रिजवान से मुझे, जब हमने अभी वॉलीबॉल का नहीं करवाया था मैच वगैरह, तो उसमें मतलब जो हमारी दोनों टीम्स थी, तो उसमें मतलब एक बंदा था उसमें, एक रिजवान करके। एक्चुअली में जो दोनों टीम थी, वो जो 2 गांव थे, वो मतलब पूरे मतलब मुस्लिम्स ही थे वो सारे जो बंदे खेल रहे थे। तो सारे ही मतलब कोई रिजवान है ना, ऐसा लग रहा था कि ये मैच पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टाइप हो रहा है, ऐसा टाइप लग रहा था। तो रिजवान, मोहम्मद कैफ भी थे उसमें एक, है ना, तो सब थे, पूरी पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम लग रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉज इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन नंबर बी। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, तो वेट जो होता है ऑब्जेक्ट का वो किसकी वजह से होता है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, द टोटल ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शंस, द फोर्स दैट इट एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड, इट्स इनर्ट प्रॉपर्टी। तो वेट क्या होता है, तो वेट कल हम लोग देखेंगे वेट क्या होता है। तो वेट एक तरह का आपका मास, एक तरह का फोर्स होता है। वेट क्या होता है, वेट आपका होता है, वेट का फॉर्मूला होता है mg, और g का हम कल हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो एक फोर्स ही होता है एक तरह का, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। चलो अगला है आपका, एंड दैट इज सॉरी नेट टोटल, ये होगा इसका बी होगा, ठीक है। एक सेकेंड, आई थिंक मैंने ढंग से पढ़ा नहीं इसका, ऑप्शन नंबर बी होगा, टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शंस, ठीक है। चलिए अगला है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन टू बी द फर्स्ट वन टू कंसिडर द रोल ऑफ इनर्शिया एंड मोशन, सबसे पहले किसने कंसिडर किया था, तो सबसे पहले तो यार गैलीलियो गैलीलाई ने कंसिडर किया था, उसके बाद न्यूटन जी ने अपना वो दिया था, ठीक है। यहाँ पर कोई सिंगल अभिषेक चौधरी थोड़ा ढंग के कमेंट करें, है ना, नहीं तो फिर ब्लॉक होंगे सीधा। द स्टेटमेंट फ्रिक्शन फोर्स इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स वाइल मैग्नेटिक फोर्स इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये हमेशा ट्रू है, सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे ट्रू होता है, ये एक स्टेटमेंट ही गलत है, या फिर ये टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। तो एक्चुअल में ये इट इज़ ऑलवेज ट्रू, ठीक है। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट होगा, और अगर भाई फ्रिक्शन 0 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे घटा देंगे तो ऐसे सब वियर्ड ऑप्शन है, ठीक है।
वेट एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डिफाइंड विद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू? Weight is a constant of proportionality, mass is a constant of proportionality, mass is not a constant of proportionality, weight is a universal constant. तो भाई मास होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसलिए वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है. मास चेंज नहीं होता है, चाहे आप यहाँ पे आप कैलकुलेट करें, चाहे चंद्रमा पे चले जाएं, किसी दूसरे ग्रह पे. वेट चेंज होता है. ठीक है, क्लियर है. विन तो इंडिया ले गई और बचा. और पाकिस्तान में एक वीडियो देख रहा था, पाकिस्तान ले क्या बोल रहे थे कि मतलब वो अलग ही उसमें है कि मतलब इंडिया चाहे जितना वो कर ले, हमें इग्नोर कर ले, और पता नहीं कुछ ऐसा बोल रहा था वो कि जो वो सफ़ेद कोट पहना है इन लोगों ने चैम्पियंस ट्रॉफी जीत के, उसमें पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो वो पाकिस्तान को तो हमेशा अपने साथ ही रखेंगे. सही है, मैंने कहा खुशियाँ तरीके ढूंढने के अलग अलग तरीके हैं बस, है ना. आदमी को खुश रहना चाहिए, तो ये आप पाकिस्तान से सीख सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स? तो कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, नॉट कंजर्वेटिव? तो इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल स्प्रिंग, ये तीनों कंजर्वेटिव होते हैं. फ्रिक्शन फोर्स, ड्रैग फोर्स, ठीक है, ये सब आपके होते हैं कैसे, नॉन कंजर्वेटिव. ठीक है. 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मास 10 किलो है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा उस पर? रिजवान का मोमेंटम. पाकिस्तान तो लिखा है हार्ट के पास. हाँ, इसी बात को लेके खुश हो रहे हैं. तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो फोर्स है 5, मास है 10, एक्सेलरेशन कितने का आएगा? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है. तो इसका आंसर बताइए कि ये एनडीए 2024 का ही क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन आपके एसएससी एग्ज़ाम में भी 2-3 बार पूछा जा चुका है. तो ये इंपॉर्टेंस होती है, मतलब अब ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कि मतलब ऐसे रैंडम करवा रहा हूँ, बिकॉज एसएससी अगर थोड़ा सा लेवल ऊपर करता भी है तो हम इस लेवल के भी क्वेश्चन करके जाएंगे, है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट फ्रिक्शन फोर्स इज़ करेक्ट? इनमें से कौन सा सही है? वैसे तो ये सीडीएस वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं, जो लोग सीडीएस भी एग्ज़ाम देने जाएंगे उनको भी हेल्प करेंगे. अभी सीडीएस का एग्ज़ाम लगा भी हुआ है, 1 महीने बाद आप देखेंगे, ठीक है, कि जितना लोग सीडीएस के लिए पढ़ के गए होंगे, ठीक है, कहीं से भी, को ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, ठीक है, एट पार परफॉर्म करेंगे जो हम लोगों ने एसएससी का पढ़ा है उसमें, आप देखिएगा. ठीक है, अभी जब एग्ज़ाम होने दीजिए. वैसे तो मैं परमार ऑफिसर्स चैनल पे कुछ वीडियोस भी ला रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियोस, इसको सीडीएस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए. जैसे कल मैंने एक ये वर्टिसॉल हिस्टोसॉल वाला डाला था, आज विजयनगर वाला डालूंगा. तो छोटे छोटे वीडियोस जितना मुझे टाइम मिल पाएगा तो मैं वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा. ठीक है. डाइवर्सिटी क्या गवर्नमेंट छूट गई थिंक कुछ. तो आपको पता है सबसे ज़्यादा तो आपका स्टैटिक होगा, देन कैनेटिक होगा, देन रोलिंग होगा. ऑप्शन नंबर सी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज? तो इनमें से कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्सेज की कैरेक्टरिस्टिक देता है? इट अपीयर्स बिटवीन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद सम अदर ऑब्जेक्ट. बिल्कुल सही है. इट सेटिस्फाइज थर्ड लॉ ऑफ मोशन. येस. इट मे अपीयर बिटवीन अ पेयर ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड. येस, दोनों के बीच, सॉलिड और फ्लूइड में भी हो सकता है. ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3. चलिए करिए. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जल्दी से बताइए. सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल इज कंजर्वेटिव और नॉट? तो सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल तो आई थिंक मैंने अभी आपको पढ़ाया भी नहीं ना. चलो अभी तो पहले हम आपको बताते हैं कि सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल जो होते हैं वो होते क्या हैं. ठीक है, तो उसके बाद कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव. तो ये होता है आपका I इज इक्वल टू mr². ठीक है, ये I इज इक्वल टू mr² होता है. देखो, जो सेंट्रीपीटल होता है, सेंट्रीपीटल फोर्स, ये अंदर की तरफ लगता है. ठीक है, टूवर्ड्स दी सेंटर. ठीक है, जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है उसको हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं. और जो बाहर की तरफ एक सीडो फोर्स लगता है, ये एक्चुअल में ट्रू फोर्स नहीं होता है. जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एक सीडो फोर्स होता है. सीडो इन द सेंस कि इसको क्या बोलेंगे, टूवर्ड द सेंटर हो गया, ये आउटसाइड. ठीक है, जैसे कि आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप कोई चीज़ है, धागे में कोई लपेट के मान लो स्टोन, उसको घुमा रहे हो. ठीक है, तो वो अंदर की ओर एक तरह से पुल हो रहा है. इस स्ट्रिंग के द्वारा वो अंदर की तरफ उसमें फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है वो. लेकिन जैसे ही ये टूटेगा तो ये बाहर की तरफ जाएगा. ठीक है, ये बाहर की तरफ जाएगा क्योंकि जितना सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर अंदर की तरफ लग रहा है, एक स्यूडो फोर्स यहाँ की ओर लग रहा है, बाहर की ओर. और जैसे ही ये इसको हम छोड़ेंगे या फिर टूटेगा ये धागा, तो ये तुरंत बाहर की ओर जाएगा, अंदर की ओर नहीं आएगा. तो ये फोर्स सेंट्रीफ्यूगल होता है और ये आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं. यानी कि वर्क डन जो होता है ये पाथ पे डिपेंड
करता है, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को कि सेंट्रीपीटल और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं वो कैसे फोर्स होते हैं। तो सेंट्रीपीटल ये सेंट्रीपीटल तो आपको समझ में आ गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल जो कि स्यूडो फोर्स है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ठीक है, ये आपका कंजर्वेटिव नेचर का होता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। क्लियर, आगे बढ़ें। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज, तो मैग्नीट्यूड का लॉ है, रिएक्शन का लॉ है, इनर्शिया का, फिर मास का। तो न्यूटन का जो गति का पहला नियम है, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है, जड़त्व का नियम। विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज कंसिडर्ड एज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, तो किस तरह का जो फ्रिक्शन है उसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोलते हैं। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग है। ठीक है, खुद से एडजस्ट करता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड एज, यानी वो पदार्थ जो घर्षण को कम करते हैं उनको क्या कहा जाता है? फ्लूइड, मैग्नेट, स्प्रिंग या लुब्रिकेंट। तो ऐसों को हम बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट को यूज़ किया जाता है फ्रिक्शन को या फिर घर्षण को कम करने के लिए। अगला है, अ बॉल पॉजेज 3000 यूनिट ऑफ मोमेंटम, व्हाट वुड बी द बॉल्स न्यू मोमेंटम इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। अगर वेलोसिटी को डबल कर दें तो नया मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी को डबल करेंगे तो मोमेंटम भी डबल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर डबल करेंगे तो मोमेंटम भी डबल हो जाएगा, 6000 यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोमेंटम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, एप्लीकेशन कौन सा नहीं है? अ फील्डर पुल्स हिज हैंड्स ग्रेजुअली विद द मूविंग बॉल वाइल होल्डिंग अ कैच, colliding with the player while kicking a football and feeling hurt. As the sailor jumps in the forward direction, the boat moves backward. Forward force on the bullet and recoil of the gun. बताइए। तो a fielder pulls his hands gradually with the moving ball while holding a catch, ये हमने देखा था न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है। आपने फुटबॉल को किक किया तो फुटबॉल आपको इतना फोर्स के साथ किक करेगी तो आपको हर्ट होगा। ठीक है, बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप बोलेंगे फुटबॉल मुझे हर्ट हो रहा है। एज द सेलर जम्प्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बोट मूव्स बैकवर्ड। तो हमने देखा था सेलर पीछे आगे की तरफ जाएगा तो बोट पीछे की तरफ जाएगी, है ना। सही यहाँ पर ऑर्डर बताना है, ये अभी हम देख चुके हैं, आपको पता है क्या है। ये वाला क्वेश्चन करिए अबाउट इनर्शिया। ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया लेसर द वेट, ग्रेटर द इनर्शिया लेसर द मास ग्रेटर द इनर्शिया ग्रेटर द मास लेसर द इनर्शिया। क्या आंसर होगा? तो बहुत आसान सा है, सही आंसर क्या होगा कि जितना ज़्यादा मास होगा। फुटबॉल हमें कैसे किक करेगी? देखिए मैडम जी, फुटबॉल में आपने किक किया, फुटबॉल भी आपको उतना ही फोर्स लगाएगी। अब क्योंकि आपका हो सकता है आपका मतलब वेट ज़्यादा है, ठीक है, तो उतना आपको फील नहीं होगा जितना कि फुटबॉल को फील हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सेब नीचे गिरा ना, तो जिस फोर्स से ग्रेविटी ने इसको अट्रैक्ट किया उसी फोर्स से इसने भी, सेब ने भी अट्रैक्ट किया होगा अर्थ को। लेकिन क्या अर्थ सेब से जाके चिपक गई? क्या नहीं चिपकी? क्यों? क्योंकि अर्थ का मास बहुत 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 ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो एप्पल है उससे। ठीक है, तो ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। विच फिजिकल थ्योरी एक्सप्लेन्स द जनरेशन ऑफ थ्रस्ट बाई रॉकेट इंजन्स, जेट इंजन्स एंड डिफ्लेटिंग बलून्स। तो कौन सा फिजिकल थ्योरी इसको एक्सप्लेन करता है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमें वो सब थ्रस्ट वाला एक्सप्लेन करता है। होली की छुट्टी, अच्छा कब से चाहिए होली की छुट्टी? क्यों होली के? और तुम लोग के क्या क्या प्लान्स हैं होली के? सर डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, ये कल देख लें। वेट मतलब कल वैसे तो मैं पढ़ाऊँगा भी वो चीज़ आपको, ठीक है। तो वेट होता है आपका एक तरह का फोर्स। वेट वो फोर्स होता है जिससे कि किसी बॉडी को, हमारी जो अर्थ है वो किसी जो एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी उस पर लग रहा है, उसको हम बोलते हैं वेट। तो वेट एक तरह का फोर्स होता है, उसकी भी ऐसा यूनिट न्यूटन ही होती है। वो मास इंटू ग्रेविटी होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
ठीक है, कल इसके बारे में और ढंग से हम इसके बारे में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि वेट जो होता है वो एक तरह का फोर्स ही है। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की जगह हम यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रख देते हैं जी, ठीक है, बिकॉज हर चीज़ जो है अर्थ जो है उसको नीचे की ओर अट्रैक्ट कर रही है, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो वो तो हर बॉडी में लगी रही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास इंटू ग्रेविटी इज कॉल्ड एज उसका वेट, एक तरह का फोर्स ही है, यूनिट न्यूटन होगी। ऑलराइट, कोल तार रेडी हो चुका है सर। अच्छा, ध्यान सेशन भी होंगे। होली पे नाली में पड़े होंगे, पी के वाइब भी तो बनानी है। अच्छा चलो भाई, तो पहले इसको कर लें। रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, गलत है। द फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड एज ड्रैग। द मेजर ऑफ द फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड एज, यानी कि बल का वह माप जो किसी वस्तु को एक अक्ष पर परितः घूमने में सक्षम बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन हैं आपके, पावर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर टॉर्क। तो हमने पढ़ा था ये टॉर्क होता है, ठीक है, क्या होता है? टॉर्क होता है। ऑलराइट, अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये मैंने पहले क्वेश्चन भी हमने देखा था, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मेजर, हम इसको ये बोल सकते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मेजर ऑफ हाउ रेजिस्टेंट एन ऑब्जेक्ट is to change in rotational motion, to change in its rotational motion, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि हमने देखा था इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक जो बॉडी रेजिस्ट करती है अपने करंट चेंज, मतलब जो चेंज इन मोशन को जो रेजिस्ट करती है उसी को इनर्शिया बोलते हैं। लेकिन अगर रोटेशनल मोशन वाला केस आ जाता है तो वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी चीज़ को बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला देखा था, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इसका सिंपल सा एग्जांपल हो सकता है, आपने कभी देखा भी हो रील्स वगैरह में, कि जैसे या मान लो कि कोई चीज़ रोल कर रही है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, वो आजकल वो नहीं चलते हैं, वो मेलों में पता नहीं कहीं कहीं पे मैंने देखा है कि लोग वो मतलब ऐसे लंबी सी सेल्फी स्टिक लगी होती है और मतलब आप यहाँ खड़े होते हो और आपका कोई पार्टनर खड़ा होता है यहाँ पे, है ना, आपका दोस्त या फिर आपका गहरा मित्र कोई, है ना। तो जब खड़े होते हैं तो मतलब वो इस तरह से घूमता है कुछ, है ना, मैंने मतलब देखा है लोगों को ऐसा। और फिर एक बार मैं मतलब गया था कानपुर में, हमारे जेके टेम्पल है वहाँ पे, जन्माष्टमी में आई थिंक, तो वहाँ पर मैंने देखा था, मैंने कहा अच्छा ये होता है वो यहाँ पे अटैच होता है वो कैमरा, और काफ़ी लोग एक्साइटेड थे। मैंने कहा सही है यार, लोग छोटी छोटी चीज़ों में खुश हैं काफ़ी। तो यहाँ पे ऐसे लगा हुआ था और मतलब ये घूम रहा था। तो वही है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब कोई चीज़ मान लो घूम रही है ऐसे, ठीक है, और तुम उस पर खड़े हुए हो इंडिपेंडेंटली अकेले, ठीक है, और तुम अपने हाथों को एकदम अपना सिकोड़ के रखे हुए, सिकोड़ के मतलब अपने छाती में, यानी कि अपने चेस्ट के रीजन के पास, ठीक है, और एकदम से, और आपने मान लो कुछ पकड़ भी रखा है, मान लो ईंटें पकड़ रखी हैं या फिर नहीं भी पकड़ रखी हैं, जैसे ही आप अपने हाथ खोलोगे ना तो आप जिस उससे रोटेट कर रहे हो वो कम हो जाएगा। जैसे ही आप पास लाओगे हाथ, आप और तेज़ घूमने लगोगे। आप जैसे हाथ दूर ले जाओगे आप धीमे घूमने लगोगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही डिस्टेंस आप बढ़ाओगे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, तो वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा और वो कम धीमे घूमेगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो ये होता है आपका, मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एग्जाम्पल होता है। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड इज नोन एज, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको इम्पल्स बोलते हैं, है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन मोमेंटम आर इक्वल, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी विल बी। तो ये आपका एक्चुअल में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्वेश्चन है। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी क्लास 11th-12th में। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये दिया था हाइजेनबर्ग ने, ठीक है, किसने? हाइजेनबर्ग ने दिया था। और ये आपका फॉर्मूला इसमें होता है चेंज इन मोमेंटम इनटू चेंज इन जो आपका काइंड ऑफ डिस्टेंस हम बोल सकते हैं, वो इज इक्वल टू h/4π, ठीक है। तो ये इसका होता है क्या? इसका होता है फॉर्मूला, ठीक है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4π, या फिर इसको इक्वल टू ना लिख, इक्वल टू चलो हम लिख लेते हैं, वैसे तो ये होता है ग्रेटर और इक्वल टू। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, बोल रहा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, ये अनसर्टेनिटी इन मोशन है, ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, दोनों इक्वल हो गए हैं। तो इक्वल हो गए हैं तो हमें वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी बतानी, इसलिए हम मान लेते हैं कि ये डेल्टा पी है, क्योंकि डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो मान लेते, तो डेल्टा एक्स की जगह मैं डेल्टा पी लिख सकता हूँ, तो डेल्टा पी का स्क्वायर
ठीक। डेल्टा पी क्या होता है, पी क्या होता है, चेंज मोमेंटम है, मोमेंटम आपका मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो एम स्क्वायर इंटू डेल्टा वी स्क्वायर, क्योंकि मास तो कांस्टेंट होता है, वो तो उसमें हम डेल्टा लगा नहीं सकते, वो तो चेंज होगा नहीं, ठीक है, 4 पाई। अब क्या है, मुझे वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बताना है, यानी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बताना है, तो मैं क्या करूँगा, मास को उधर ले जाऊँगा, एच अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर, ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो मैं अंडर रूट लूँगा दोनों साइड, तो डेल्टा वी हो जाएगा, एच का अंडर रूट हो जाएगा और पाई का अंडर रूट हो जाएगा, 4 का अंडर रूट होगा तो वो 2 हो जाएगा, ठीक है, 4 का अंडर रूट 2 और एम स्क्वायर का अंडर रूट एम, तो 1/2m एच अंडर रूट एच अपॉन पाई, तो वही है ये 1/2m अंडर रूट एच अपॉन पाई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपकी छुट्टी, होली की नहीं मतलब आज की। एन ऑब्जेक्ट स्लिप्स लेस ऑन अ रफ सरफेस देन अ स्मूथ सरफेस, बताओ जल्दी से। व्हेन अ सरफेस इज रफ फ्रिक्शन फोर्स इज इंक्रीजेस, बताओ। सर इन्फो रिगार्डिंग द न्यू बैच कहाँ से पता चलेगा? तो नए बैच का इन्फो जो है, नया बैच कल मैंने बताया था कि अभी जल्दी फल्दी तो नहीं आने वाला, जुलाई के बाद ही आएगा, ठीक है, क्योंकि साल में एक ही बैच आता है, मतलब साल में एक ही बैच है, तो फिर वही आएगा जुलाई अगस्त तक, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है साल। CGL Tier 1 के बाद आएगा, ठीक है। अभी पूरा फोकस अपन को CGL जो अपकमिंग एग्जाम है, CGL CHSL MTS CPO इन सब पे देना है। इतना डीप पढ़ना पड़ेगा कि अब देखो यार, एक क्वेश्चन आया है, इसके लिए हम पूरी 11th की फिजिक्स तो नहीं चट डालेंगे, उससे बड़ी मूर्खता हो नहीं सकती है, काफ़ी लोगों की आदत होती है, जैसे अब आप हैं, ठीक है, अब मान लो कि ये जिनके भी शिफ्ट में आया होगा क्वेश्चन, तो उन लोगों ने पक्का कराया होगा कि मतलब ये सब तो हमें पढ़ा ही नहीं गया, मतलब ठीक है, और ये सब तो कहाँ से आता है, कैसा क्या होता है। देखो तुमको क्या लगता है, अगर मान लो पढ़ लोगे भी तुम, तो क्या इस चीज़ को रिटेन कर पाओगे इतना, और क्या इज़ इट वर्थ इट कि अगर एक क्वेश्चन इतने मतलब इतनी शिफ्ट होती हैं SSC में, और उसमें एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ गया, तो छोड़ना अच्छा है या पूरी तुम 11th की फिजिक्स रटोगे बैठ के? क्यों? SSC जानबूझ के इस तरह के क्वेश्चंस डालता है अपनी साख बचाने के लिए, कि थोड़ा तो भाई, नहीं तो लाइटली नहीं लेने लगोगे तुम सारे क्वेश्चन अगर बना के आ रहे हो वहाँ पे, तो हाँ। तो एन ऑब्जेक्ट स्लिप्स लेस ऑन अ रफ सरफेस, सही है। व्हेन अ सरफेस इज रफ फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीजेस, दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, सही एक्सप्लेनेशन भी है। सेंटर सीकिंग फोर्स का अनदर नेम क्या है? तो अंदर की ओर जो फोर्स भागता है उसको सेंट्रीपीटल बोलते हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड बॉडी, चार्ज ऑन चार्ज बॉडी, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वैसे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये होता है ये आपका, ठीक है, KQ1Q2/r², ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन जब ग्रेविटेशनल फोर्स बताऊंगा तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है, निट्टो लगा कर कराएंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन से इश्का जी क्वेश्चन आते नहीं हैं, ठीक है, और वो भी 11th का ही फिजिक्स है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? कौन सा नॉट कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, मतलब कि कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है ये पूछ रहा है, तो फ्रिक्शन है कॉन्टैक्ट फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द लंडन फोर्स? तो लंडन फोर्स किसको बोलते हैं? तो लंडन फोर्स होता है आपका डिस्पर्जन। ये तो वैसे केमिस्ट्री का क्वेश्चन अगर देखा जाए तो, और ये भी आपका 11th-12th की केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन है, ये 2022 में पूछा गया, डिस्पर्जन फोर्स होता है, ठीक है। आई थिंक आप कर लेंगे, 2 क्वेश्चन 30 तक कर लेते हैं। विच लॉ ऑफ न्यूटन प्रोवाइड्स अ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स? तो मैंने बताया था क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स कौन देता है? जो आपका मोमेंटम के बारे में बताता है, और ये आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है न्यूटन का, जो मोमेंटम के बारे में बताता है और क्वांटिफाई करता है। यस, इसको हम कूलॉम्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, ये आपको बताऊंगा आगे। इसको हम कूलॉम्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। F = KQ1Q2/r²। कूलॉम में SI यूनिट भी होती है चार्ज की, ठीक है, वो हम आगे सब देखेंगे। द रेंज ऑफ डैश फोर्स इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻16 मीटर। तो किस बल की सीमा 10 की घात -16 होती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर या फिर वीक न्यूक्लियर? तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होते हैं उनका ये जो है फोर्स का ऑर्डर होता है, बहुत छोटा फोर्स होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल तो यार बहुत ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बहुत ज़्यादा होगा। वीक न्यूक्लियर फोर्स ही इतना जो है आपका इस ऑर्डर का होता है। ऑलराइट, चलिए आई थिंक आप कर सकते हैं। बेसिक से ही क्वेश्चन हैं आपके तो, लेकिन क्वेश्चन तो यार काफ़ी है। क्यों? इफ़ 2 फोर्सेज एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शंस, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन इट। तो क्या होता है वो? प्रोडक्ट होता है, सम होता है, रेशियो होता है, डिफरेंस होता है? क्या होता है बताओ? अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों का डिफरेंस होता है वो, ठीक है। अगर दोनों
कैसे ऐड कर रहे हैं, अगर उनका काइंड ऑफ अलग अलग है डायरेक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सर, इसमें इतने नंबर का, और नंबर तो यार अब क्या ही है, कभी कभी तो हो सकता है कि क्वेश्चन ही ना है, बिकॉज इतने सारे टॉपिक्स हैं, टोटल 8 लेक्चर करेंगे, ठीक है। 8 लेक्चर होंगे टोटल फिजिक्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो एनर्जी इज डिसिपेटेड एज हीट एनर्जी, वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो, इट इज़ जीरो। वर्क डेट डिपेंड्स ऑन द पाथ, नो इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ। इट इज़ कम्प्लीटली रिकवरेबल। व्हेन समथिंग एक्सेलरेट्स अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, डैश कीप्स इट गोइंग इन द सर्कल। तो जब कोई चीज़ एक्सेलरेट करती है सर्कुलर पाथ में, तो कल हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा था, तो कौन सी चीज़ उसको चलाए रखती है, तो इट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स, इलास्टिक वेलोसिटी ऑफ फ्रिक्शन, तो इट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स। जो हमने देखा था एक्सेलरेशन अंदर की ओर लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, v² तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, m×a होता है फोर्स का फॉर्मूला, तो mv²/r हो जाएगा। और ये किस मतलब ये कहाँ पर लगता है, ये लगता है आपका सेंटर के अलॉन्ग, है ना। ये जो एक्सेलरेशन होता है ये सेंटर के अलॉन्ग होता है, और ये फोर्स सेंटर के अलॉन्ग लगता है। जो वेलोसिटी होती है वो अलॉन्ग दी टेंजेंट होती है। एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की, तो न्यूटन, वॉट, वोल्ट या जूल, तो न्यूटन होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस की कितनी होती है, देख रहे हैं कितना बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है, वो भी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा ही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, तो 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब बाकी आई थिंक आप कर लेंगे, है ना। बाकी आपके अपलोड तो हो ही जाते हैं सारे क्वेश्चंस क्विज़ के फॉर्मेट में, तो अगर जिसमें भी आपको डाउट हो कि भाई इसका आंसर क्या होगा, तो वो आपको वहाँ से पता चल ही जाता है।